हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस जो प्रैक्टिस सेट हैं वो परचेज करना चाहते हैं तो आप द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। द सिविल पॉइंट ऐप पर जाकर आप इन सभी PDFs को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। 3000 से ज़्यादा आप लोगों को MCQs वहाँ पर मिल जाएंगे जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस प्रैक्टिस सेट परचेज करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर द सिविल पॉइंट ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन फॉर अपेंडेक्टोमी नॉट इंक्लूड। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि पेशेंट को हमें अपेंडेक्टोमी सर्जरी करनी है, जिसमें हमें अपेंडिक्स को कट करके रिमूव करना है, और हम पेशेंट की प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें हमें इनमें से कौन सी चीज़ को इंक्लूड नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ इनेमा स्टैट, इनेमा देना है। ऑप्शन नंबर बी इज़ कंसेंट, कंसेंट साइन कराना है। ऑप्शन नंबर सी इज़ स्किन प्रिपरेशन, स्किन की प्रिपरेशन करेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर डी रिमूवल ऑफ ज्वेलरीज, जो भी ज्वेलरीज पेशेंट ने पहनी है उन्हें रिमूव करना है। पर हमें बताना है कि अपेंडेक्टोमी की सर्जरी परफॉर्म करते टाइम हमें इनमें से कौन सी कंडीशन को फॉलो नहीं करना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एनीमा स्टेट। हमें पेशेंट को एनीमा जो है ये नहीं लगाना है, क्योंकि एनीमा के कारण क्या होगा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा और जो अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो वो रप्चर होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। इसलिए एनीमा को हमें अवॉइड करना है यदि हम अपेंडेक्टोमी की सर्जरी कर रहे हैं या फिर पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है तो उस कंडीशन में स्ट्रिक्टली आप लोगों को याद रखना है कि जो एनीमा है ये इंसर्ट नहीं किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्लिनिकल साइन इन विच प्रेशर ऑन द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन कॉजेज पेन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा क्लिनिकल साइन जिसमें हम लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में यदि प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पेशेंट को राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है, इस टाइप का जो साइन है उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज रॉवसिंग साइन, ऑप्शन नंबर बी इज कुलिन साइन, ऑप्शन नंबर सी इज हॉमन साइन एंड ऑप्शन नंबर डी इज कर्निग साइन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यदि पेशेंट को लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में प्रेशर अप्लाई किया जाए और पेशेंट को राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है तो ये कौन सी कंडीशन होगी। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में यदि हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पेशेंट को राइट लोअर जो क्वाड्रेंट है यहाँ पर पेन हो रहा है, ऐसी कंडीशन हमें बतानी है। ऐसा साइन कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रॉवसिंग साइन। रॉवसिंग साइन में क्या करते हैं हम, एक प्रकार का फिजिकल एग्जामिनेशन है जिसमें जो डॉक्टर्स हैं वो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में यदि प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पेशेंट को राइट साइड जहाँ पर अपेंडिक्स होता है वहाँ पर पेन होता है। और कुलन साइन जो है ये पैनक्रियाटाइटिस वाली कंडीशन में प्रेजेंट होता है। कुलन साइन जिसमें अम्बिलिकल वाले रीजन में पेशेंट को जो है काइमोसिस डिस्कलरेशन हमें देखने को मिलता है। हॉमन साइन जो है ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। इस कंडीशन में यदि पेशेंट का जो लेग है उसे डॉर्सी फ्लेक्स करें, पीछे की तरफ मूव करते हैं तो पेशेंट की जो काफ मसल होती है वहाँ पर पेशेंट को पेन होता है। कर्निक साइन जो है ये मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट्स में देखने को मिलता है। इस कंडीशन में जब हम पेशेंट की जो नी रहती है उसे एक्सटेंड करते हैं तो पेशेंट को पेन होता है। तो यहाँ पर ये चारों ही साइन जो हैं इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ असाइटिस इज। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक पेशेंट को असाइटिस की कंडीशन हो तो उसका डाइटरी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज रिस्ट्रिक्ट वाटर इनटेक, पेशेंट को जो है वाटर इनटेक के लिए रिस्ट्रिक्शन करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज रिस्ट्रिक्ट सोडियम इनटेक, सोडियम इनटेक के लिए जो है रिस्ट्रिक्शन करेंगे। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई सी अभी जो आंसर है वो सही नहीं है। असाइटिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट के पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है।
यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। दोनों ही कंडीशन को हमें रिस्ट्रिक्ट करना है क्योंकि ऑलरेडी जो है पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है पेरिटोनियल कैविटी में, इसलिए हम पेशेंट को वाटर इनटेक और सोडियम इनटेक के लिए रिस्ट्रिक्शन जो है देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट ऑफ डायरिया इज। यहाँ पर पूछा गया है डायरिया के लिए इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट क्या हमें करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ मोर इनटेक ऑफ फ्लूइड, हम पेशेंट को और ज़्यादा फ्लूइड इनटेक देंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ स्टार्ट मेट्रोनिडाजोल, पेशेंट को मेट्रोनिडाजोल हम एडमिनिस्टर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ आइसोलेट द क्लाइंट, क्लाइंट को आइसोलेट करेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर डी स्टार्ट एंटीबायोटिक बेस्ड ऑन स्टूल कल्चर एंड सेंसिटिविटी, या फिर हम पेशेंट को एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे स्टूल कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करके। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, मोर इनटेक ऑफ फ्लूइड। पेशेंट को हमें और ज़्यादा जो है फ्लूइड लिक्विड इनटेक कराना है क्योंकि डायरिया वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, फ्लूइड का लॉस हो रहा है। तो इसलिए हम ध्यान देंगे कि पेशेंट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें लिक्विड को जो लिक्विड इनटेक है इसे मेंटेन करके रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नर्सिंग एजुकेशन ऑफ अ क्लाइंट विथ ओरल आयरन थेरेपी इंक्लूड। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक पेशेंट है जिसे हम ओरल आयरन थेरेपी दे रहे हैं तो नर्सिंग एजुकेशन में हमें क्या ऐड करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ टेक मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टमक, पेशेंट को एडवाइस देंगे कि पेशेंट जो मेडिसिन को एम्प्टी स्टमक में ले। ऑप्शन नंबर बी इज़ सिट्रस फ्रूट इन्हेंस द आयरन एब्जॉर्प्शन, सिट्रस फ्रूट जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करते हैं इसलिए सिट्रस फ्रूट लेने को कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ डोंट टेक मेडिकेशन अलोंग विथ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि पेशेंट मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के साथ मेडिसिन को ना ले। और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि हम पेशेंट को ओरल आयरन थेरेपी दे रहे हैं तो हम पेशेंट को क्या नर्सिंग एजुकेशन देंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी ही कंडीशन जो है राइट हैं। यदि किसी पेशेंट को हम आयरन थेरेपी दे रहे हैं तो पेशेंट को जो है एडवाइस करना है कि वो एम्प्टी स्टमक जो है मेडिसिन को ले, साथ में सिट्रस फ्रूट वो ले सकता है क्योंकि सिट्रस फ्रूट में क्या होता है, विटामिन सी होता है और विटामिन सी जो है आयरन का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। और हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि पेशेंट मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट के साथ मेडिसिन को नहीं ले क्योंकि मिल्क क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को और डिक्रीज़ कर देता है। इसलिए पेशेंट को एडवाइस करना है कि पेशेंट मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के साथ आयरन थेरेपी ना ले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बेस्ट वेन फॉर टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन इज़। यहाँ पर पूछा गया है टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन के लिए कौन सी वेन जो है वो यहाँ पर मोस्ट सुइटेबल है। ऑप्शन नंबर ए इज़ सबक्लेवियन वेन, ऑप्शन नंबर बी इज़ फीमोरल वेन, ऑप्शन नंबर सी इज़ ब्रेकियल वेन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ सेफिनस वेन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, सबक्लेवियन वेन। सबक्लेवियन वेन में हम टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन में यदि कोई पेशेंट है टीपीएन अगर हम दे रहे हैं तो हमें पेशेंट को सबक्लेवियन वेन से जो है टीपीएन को एडमिनिस्टर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबक्लेवियन वेन जो सुपीरियर वेना केवा से निकल के यहाँ पर जो आती है दैट इज़ सबक्लेवियन वेन। टीपीएन सॉल्यूशन हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिन पेशेंट को एंट्रल न्यूट्रिशन जो है वो रिस्ट्रिक्शन होता है, उन पेशेंट को हम टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं। जैसे कि हो सकता है पेशेंट को पैनक्रिएटाइटिस की कंडीशन हो, गैस्ट्रिक में कोई प्रॉब्लम हो, पैरालिटिक इलियस वाली कंडीशन हो। तो यदि गैस्ट्रिक में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम पेशेंट को एंट्रल न्यूट्रिशन ना देके टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं। एंट्रल न्यूट्रिशन वो होता है जो डायरेक्ट हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में देते हैं, उसे एंट्रल न्यूट्रिशन कहा जाता है। और टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन हम सबक्लेवियन वेन के थ्रू देते हैं डायरेक्ट वेन्स में।
उसके बाद पूछा गया हेपेटिक सिरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यहाँ पर पूछा गया हेपेटिक सिरोसिस हम कौन सी कंडीशन को कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज एट्रॉफी ऑफ हेपेटिक सेल, इसमें जो हेपेटिक सेल है उनकी एट्रॉफी हो रही है। या फिर ऑप्शन नंबर बी डीजेनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लीवर सेल, लीवर की सेल डीजेनरेट और डिस्ट्रक्शन हो रहा है उनका। या फिर ऑप्शन नंबर सी नेक्रोसिस ऑफ हेपेटिक सेल, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटिक सेल्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी डीजेनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लीवर सेल्स। डीजेनरेशन और डिस्ट्रक्शन हो जाता है लीवर की सेल्स का लीवर सिरोसिस वाली कंडीशन में। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं जो लीवर है ये इस तरीके से नॉर्मली रहना चाहिए, लेकिन लीवर सिरोसिस वाली कंडीशन में जो लीवर की सेल्स होती हैं उनमें इस तरीके से जनरेशन डिस्ट्रक्शन हो जाता है सेल्स में। और ये वाली जो कंडीशन है लीवर सिरोसिस की, ये मोस्टली जो अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा अमाउंट में करते हैं उन लोगों में लीवर सिरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एब्सेंस ऑफ बॉवल साउंड एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी इंडिकेट्स। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसकी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है और पेशेंट का जो बॉवल साउंड है वो भी एब्सेंस आ रहा है और एब्डोमिनल में डिस्टेंशन देखने को मिल रही है, तो ऐसी कंडीशन कौन सी कंडीशन कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ हैमरेज, ऑप्शन नंबर बी इज़ पैरालिटिक इलियस, ऑप्शन नंबर सी इज़ इंटरसेप्शन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ फ्लैट्यूएंस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि एब्डोमिनल सर्जरी के बाद यदि बॉवल साउंड एब्सेंट मिले और एब्डोमिनल में डिस्टेंशन मिले तो पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी पैरालिटिक इलियस। पैरालिटिक इलियस वाली कंडीशन पेशेंट में हो रही है यदि एब्डोमिनल सर्जरी के बाद बॉवल साउंड एब्सेंट है और एब्डोमिन में डिस्टेंशन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कि पैरालिटिक इलियस वाली कंडीशन है, मतलब कि जो इंटेस्टाइन है उनमें क्या हो रहा है, पैरालाइसिस हो रहा है। इसके कारण जो है इंटेस्टाइन का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बॉवल साउंड भी हमें एब्सेंट सुनाई दे रहा है और एब्डोमेन में क्या देखने को मिल रहा है, डिस्टेंशन देखने को मिल रहा है। उसके बाद पूछा गया है पाउच ऑफ डुगलस इज बिटवीन, यहाँ पर पूछा गया है जो पाउच ऑफ डुगलस है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, किसके बीच में। ऑप्शन नंबर ए इज रेक्टम एंड सैक्रम, ऑप्शन नंबर बी इज यूट्रस एंड यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन नंबर सी इज ब्लैडर एंड प्यूबिस सिम्फाइसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज रेक्टम एंड यूट्रस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो पाउच ऑफ डुगलस है ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है, कौन से ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी रेक्टम एंड यूट्रस। रेक्टम और यूट्रस के बीच में जो है पाउच ऑफ डुगलस प्रेजेंट होता है। तो ये जो पाउच ऑफ डुगलस है ये रेक्टम और जो यूट्रस है इन दोनों के बीच में इस तरीके से जो है प्रेजेंट होता है, उसे पाउच ऑफ डुगलस कहा जाता है, जो दोनों ही ऑर्गन को सेपरेट करने का काम करता है। उसके बाद पूछा गया लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज, यहाँ पर पूछा गया है लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी इज़ 3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी इज़ 4.5 मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 6 मीटर्स। तो यहाँ पर हमें बताना है लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1.5 मीटर। जो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ है वो 1.5 मीटर रहती है। और यदि पूरे एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ पूछी जाए कि पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लेंथ कितनी है, तो जो पूरे एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ 6 to 9 मीटर लॉन्ग होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ यदि पूछी जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 5.5 से 6 मीटर तक रहती है। और सबसे ज़्यादा जो लेंथ होती है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में वो स्मॉल इंटेस्टाइन की ही होती है, 5.5 से 6 मीटर तक होती है। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं।
यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है MPNHM स्टाफ नर्स की, वहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस प्रैक्टिस सेट परचेज करना चाहते हैं तो द सिविल पॉइंट ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर। वहाँ पर आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF प्लस 3000 से भी ज़्यादा आपको वहाँ पर MCQs मिल जाएंगे जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।